गली न्यूज इंडिया की टॉप 10 बुलेटिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे 10 वो अहम खबरें जिन्हें मीडिया की हेडलाइंस में जगह नहीं दी गई। You are watching Gully News. गली न्यूज इंडिया की टॉप 10 बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस खास रिपोर्ट में हम कवर करेंगे इस हफ्ते की उन अहम खबरों को जिनको मीडिया की सुर्खियों में जगह नहीं मिली। जिस तरह आजकल सोशल मीडिया पर नफरती चिंटू लगातार मुसलमानों को निशाना बनाकर उनको बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर वायरल एक खबर उन नफरती चिंटुओं के मुंह पर जोरदार तमाचा है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट की पहली खबर में। मामला दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके का है, जहां कुछ दिन पहले एक बड़ा हादसा टल गया। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के इस इलाके में एक रिहायशी मकान में अचानक आग लग गई, जो जानी मानी यूपीएससी कोचिंग टीचर नीतू सिंह का बताया जा रहा है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और दमकल विभाग व संबंधित एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त नीतू सिंह अपने स्टाफ के साथ घर में मौजूद थी। घर में कुल 5 लोग थे, नीतू सिंह, उनकी बुजुर्ग मां, उनकी बहन और स्टाफ के सदस्य। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई, लेकिन सभी ने तुरंत सतर्कता दिखाई और सीढ़ियों के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश की। बताया गया कि हालात इतने बिगड़ गए थे कि नीतू सिंह की मां और बहन तीसरी मंजिल पर फंस गई थी। उसी दौरान नीतू सिंह के 2 स्टूडेंट सचिन और साहिब मौके पर पहुंचे। दोनों ने बिना अपनी जान की परवाह किए अंदर जाकर रेस्क्यू किया। नीतू मैम की मां उस वक्त बुरी तरह घबरा गई थी और चल भी नहीं पा रही थी। ऐसे में इन स्टूडेंट्स ने उन्हें गोद में उठाकर तीसरी मंजिल से नीचे सुरक्षित उतारा। वहीं नीतू सिंह खुद भी काफी डर गई थी। वो बताती है कि जिस सीढ़ी पर वो कभी जिंदगी में नहीं उतरी थी, उसी पर उतरने का हौसला भी उनके स्टूडेंट सचिन ने दिया। सचिन ने उनसे कहा, मैम आप नीचे उतरो, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। इस भरोसे के साथ ही वो नीचे उतर पाई। इस दौरान स्टाफ का एक सदस्य पवन कुमार मामूली रूप से घायल हो गया, जिसे बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज हुआ और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसमें ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 3 मंजिलें बनी हुई थी। दमकल विभाग ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि घर का कुछ सामान जलकर खराब हो गया। इस पूरी घटना के बाद सोशल मीडिया पर नीतू सिंह का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वो अपने दोनों स्टूडेंट्स साहिब और सचिन का परिचय कराती हैं और भावुक होकर कहती है, ये है वो बच्चे जिन्होंने हमारी जान बचाई। मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो आगे अपने स्टूडेंट से पूछती हैं कि उनकी माँ को नीचे कौन लेकर आया था, जिस पर साहिब बताते हैं कि वहीं उन्हें नीचे लेकर आए थे। इस पर नीतू मैम बताती है कि उनकी माँ पैनिक हो गई थी और चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए इन्होंने उन्हें गोद में उठाकर नीचे उतारा। वीडियो में नीतू मैम ये भी कहती हैं कि ये सचिन और साहिब मेरे लिए दोनों भगवान हैं। हमें नहीं पता भगवान किस रूप में आते हैं, लेकिन मेरे लिए भगवान मेरे स्टूडेंट्स के रूप में आए। इतना ही नहीं, वो ये भी जोड़ती हैं कि मुझे लगा कि भगवान ने कहा तुमने जो अच्छे कर्म किए होंगे बच्चों का सिलेक्शन करवा कर, ये उसी का नतीजा है। आखिर में वो ये कहते हुए इमोशनल हो जाती है कि घर तो फिर बना लेंगे, लेकिन मेरे लिए सबसे जरूरी है मेरी माँ, मेरी बहन। तुमने उन लोगों को रेस्क्यू किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। इस पूरी घटना में सबसे अहम बात यह है कि जिन छात्रों ने अपनी जान जोखिम में डालकर परिवार को बचाया, उनमें से एक छात्र मुस्लिम भी था। जिस दौर में कुछ लोग मजहब के नाम पर नफरत फैलाने में लगे हैं, उसी दौर में ये खबर इंसानियत, भाईचारे और मोहब्बत की एक मजबूत मिसाल बनकर सामने आई है। ये घटना साफ बताती है कि असली पहचान इंसान की उसके धर्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है, और नफरत के इस दौर में ऐसे लोग ही समाज को जोड़ने का काम करते हैं। अब इस पूरी खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इन दोनों की तारीफ कर रहे हैं। काविश अजीज ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली के मुखर्जी नगर में आग लग गई, सचिन और साहिब ने नीतू मैम और उनके पूरे परिवार को बचा लिया। इस पर आरजे साइमा ने लिखा, हीरोज। प्रोफेसर नूरुल ने एक्स पर लिखा, भाईचारे और इंसानियत की असली मिसाल जो देश को चाहिए। दिल्ली के मुखर्जी नगर में नीतू सिंह के मकान में भयानक आग लग गई थी। उस मुश्किल समय में उनकी मदद के लिए उनके छात्र आगे आए, जिनमें 2 प्रमुख चेहरे मोहम्मद साहिब और सचिन थे। इन दोनों ने नीतू को बचाया। एक और एक्स यूजर ने लिखा, यही असली इंसानियत, यही है जो दोनों लड़कों ने दिखाई है। अगर कोई मुसीबत में है तो पहला काम उसकी मदद करना है, ना कि जाति, धर्म, मजहब देखना। चलिए अब बात करते हैं इस बुलेटिन की दूसरी अहम और बड़ी खबर के बारे में, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचाई। जी हां, पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान 2 सप्ताह की युद्ध विराम पर सहमति हुई। दोनों ही पक्षों ने सीज फायर के लिए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के नेतृत्व के साथ हुई बातचीत के बाद अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को जहाजों की आवाजाही की अनुमति देने पर सहमत हो जाता है तो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम हो जाएगा। उन्होंने कहा, मैं ईरान पर बमबारी और हमले को 2 हफ्तों के लिए रोकने पर सहमत हूँ।
ट्रंप ने कहा कि इस युद्ध विराम पर दोनों पक्ष सहमत है। ट्रंप की ईरान पर विनाशकारी हमले की डेडलाइन भारतीय समय अनुसार बुधवार सुबह 5:30 बजे खत्म हो रही थी। इसके ठीक 10 मिनट पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि ये सीज फायर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। ट्रंप ने आगे कहा कि वे इस 2 हफ्ते की युद्ध विराम के लिए तभी सहमत होंगे जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित तरीके से खोलने पर राजी हो जाए। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी घोषणा की है कि अगर ईरान पर हमले रोक दिए जाते हैं तो ईरान युद्ध विराम के लिए सहमत होगा। उन्होंने आगे कहा 2 हफ्ते के पीरियड के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही संभव होगी। अराक्ची के मुताबिक ये व्यवस्था ईरान की सशस्त्र सेनाओं के साथ समन्वय से लागू की जाएगी और इसमें तकनीकी सीमाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ 5 हफ्तों से चल रहे अमेरिका इजराइल युद्ध के दौरान कई डेडलाइन तय की, मांगे रखी और धमकियां दी। उन्होंने कहा था कि ईरान पर हमलों का नया दौर बेहद विनाशकारी होगा। ये मंगलवार को वॉशिंगटन समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू हो सकता है। 4 घंटे के भीतर देश के हर पुल और पावर प्लांट को तबाह कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर अपने लंबे पोस्ट में ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ हुई बातचीत के आधार पर और क्योंकि उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि आज रात ईरान पर विनाशकारी सैन्य कार्रवाई को फिलहाल रोका जाए, मैं ईरान पर बमबारी और हमले को 2 सप्ताह के लिए रोकने पर सहमत हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित तरीके से खोलने पर सहमत हो। उन्होंने कहा ये एक 2 तरफा युद्ध विराम होगा। ट्रंप ने इसके पीछे वजह बताते हुए कहा कि अमेरिका अपने सभी सैन्य उद्देश्यों को न सिर्फ हासिल कर चुका है बल्कि उनसे आगे निकल चुका है और ईरान के साथ दीर्घकालिक शांति और मध्य पूर्व में स्थायी शांति को लेकर एक निर्णायक समझौते के बहुत करीब पहुंच चुका है। उन्होंने दावा किया कि ईरान की ओर से 10 बिंदुओं का एक प्रस्ताव मिला है जिसे बातचीत के लिए एक व्यावहारिक आधार माना जा रहा है। ट्रंप के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच पहले से विवाद के लगभग सभी अहम मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन ये 2 सप्ताह का समय समझौते को अंतिम रूप देने और औपचारिक तौर पर लागू करने के लिए दिया जाएगा। अंत में ट्रंप ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में और साथ ही मध्य पूर्व के देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे के समाधान के करीब पहुंचना सम्मान की बात है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीबीसी पर्शियन की सीनियर रिपोर्टर गोंचे हबीबीजाद के मुताबिक ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने शर्तों के साथ युद्ध विराम की घोषणा की। उसके बाद एक बयान में कहा है कि समझौते के ब्यौरे को अंतिम रूप देने के लिए अधिकतम 15 दिनों के भीतर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बातचीत होगी। बयान में कहा गया कि ये बातचीत इसलिए होगी ताकि मैदान में ईरान की जीत को राजनीतिक बातचीत में भी मजबूत किया जा सके। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बयान के अनुसार अमेरिका ने इन बातों पर सहमति जताई है। ईरान के खिलाफ अपनी आक्रामक कार्रवाई दोबारा न करने की गारंटी, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण जारी रहना, यूरेनियम संवर्धन को स्वीकार करना, सभी प्रतिबंध हटाना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सभी प्रस्ताव खत्म करना, ईरान को मुआवजा देना, क्षेत्र से अमेरिकी लड़ाकू बलों की वापसी और सभी मोर्चों पर युद्ध रोकना, जिसमें लेबनान की इस्लामिक रेजिस्टेंस के खिलाफ कार्रवाई भी शामिल है। वहीं पत्रकार नरेंद्र नाथ ने लिखा, अमेरिका ईरान सीजफायर की अहम बात, ईरान ने इसे अपनी शर्तों पर किया, अब उनकी 10 शर्तों पर बात होगी, अमेरिका की ओर से प्रस्तावित 15 पॉइंट्स पर नहीं। ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान ने एक बड़ी कूटनीतिक सफलता पाई और उसे एक बड़े टकराव से बचाने का क्रेडिट मिलेगा। आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ का कद बढ़ेगा। क्या इन 15 दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, इस बारे में अभी स्पष्टता नहीं आई है। ऐसा लग रहा है अमेरिका ने फेस सेविंग में से किया और पाकिस्तान को अंतिम समय में अपनी तरफ से इन्वॉल्व किया। शरीफ की पहली पोस्ट भी इसी बात का संकेत दे रही है। ईरान ने अपने साथ अपने सहयोगियों की बात को भी केंद्र में लाने में सफलता पा ली। अब बात सारे टकराव पर होगी। इस पूरे प्रकरण में ईरान अधिक लाभ में दिख रहा है और कहीं ना कहीं अमेरिका का इकबाल कम हुआ है। इजराइल की छवि युद्ध भड़काने वाले देश की बनी, जिसने अंत में मजबूरी में शांति का रास्ता चुना। पूरे विश्व में वो अपने रवैये के कारण एक्सपोज भी हुआ और आइसोलेट भी। मिडिल ईस्ट में ईरान का कद बढ़ेगा और भविष्य में यूएई, कतर और सऊदी जैसे देश शायद अमेरिका के उतना करीब दिखने की कोशिश ना करे। ईरान मुस्लिमों के बीच एकजुटता और मजबूत होने का नया हौसला दे जाएगा और अंत में पूरा विश्व राहत की सांस लेगा और भारत सहित तमाम देशों में आर्थिक तबाही की आशंका अब कम हो जाएगी। वो अपने अगले पोस्ट में लिखते हैं, दिलचस्प, पाकिस्तान का ड्राफ्ट ट्वीट और फिर एडिटेड ट्वीट। जिस तरह से ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स लिखा है, ये पाकिस्तान पीएम की टीम की तरफ से ड्राफ्टेड मैसेज नहीं बल्कि बाहर से आया ड्राफ्टेड मैसेज लग रहा है, क्योंकि किसी देश के पीएम की टीम ड्राफ्ट मैसेज में अपने देश का नाम नहीं लिखेंगी।
सीधे ड्राफ्ट पीएम का मैसेज लिख सकती है। सवाल है कि क्या ये मैसेज ट्रंप की टीम की तरफ से भेजा गया? प्रज्ञा ने लिखा, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? 2 हफ्ते का सीज फायर, सुपर पावर को झुकना पड़ा। #ईरान रिवॉल्यूशन 2026। लेकिन इस रिपोर्ट की तीसरी खबर आपको झकझोर देगी, क्योंकि सीज फायर के बाद भी एक ऐसा मामला हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। क्या है पूरी खबर, आइए बताते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर समझौते को 24 घंटे भी नहीं हुए थे और फिर से पश्चिमी एशिया में धमाके शुरू हो गए। इजराइल ने लेबनान में कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि सीज फायर समझौते में लेबनान को शामिल नहीं किया गया है। इसके उलट समझौता कराने वाले पाकिस्तान का दावा ये था कि सीज फायर समझौते में लेबनान भी हमला रोकने की बात हुई थी। इन सबके बीच कहा जा रहा है कि ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। हालांकि ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने 8 अप्रैल को लेबनान में 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। इनमें कई घनी आबादी वाले इलाके भी शामिल हैं। इन हमलों में 112 लोगों के मारे जाने और 837 लोगों के घायल होने की खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इन हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हिजबुल्लाह पर इजराइल का हमला एक अलग युद्ध है। हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान को सीज फायर समझौते में शामिल नहीं किया गया है। इसका भी समाधान हो जाएगा, परेशानी की कोई बात नहीं है। हिजबुल्लाह लेबनान में एक्टिव एक आर्म्ड मिलिशिया है। इसको वेस्ट एशिया में ईरान के सहयोगी के तौर पर देखा जाता है। इजराइल समेत कई पश्चिमी देशों ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। ईरान के सरकारी न्यूज आउटलेट्स की माने तो तेहरान लेबनान में किए गए इजरायली हमलों का जवाब देने के लिए सख्त कदम उठा सकता है। इस बीच फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आई है कि इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने तेल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने से रोक दिया है। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है, लेकिन न्यूज एजेंसी तस्नीम ने ईरानी सूत्रों के हवाले से ये बताया है कि अगर इजरायल लेबनान पर हमला नहीं रोकता है तो ईरान सीज फायर समझौते से पीछे हट जाएगा। वहीं इस बीच स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का बयान आया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, सीज फायर हमेशा अच्छी बात होती है, खासकर जब इससे सही और लंबे समय की शांति आए, लेकिन थोड़ी राहत मिलने से हम बर्बादी, अफरा तफरी और खोई हुई जिंदगियों को नहीं भूल सकते। स्पेन की सरकार उन लोगों की तारीफ नहीं करेगी जो पहले आग लगाते हैं और फिर खुद ही उसे बुझाने का दिखावा करते हैं। अब जरूरत है बातचीत, कानून का पालन और शांति। अब बात करते हैं एक ऐसे किंग के बारे में जिसकी आजकल खूब चर्चाएं हैं। कौन है वो, क्यों है इतनी चर्चाएं, जानेंगे इस बुलेटिन की चौथी खबर में। शाह फैसल सऊदी अरब के उन ताकतवर और असरदार बादशाहों में से थे जिन्होंने अपने देश को न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनाया बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान कायम की। वो एक ऐसे नेता थे जो सादगी, मजहबी सोच और मजबूत फैसलों के लिए जाने जाते थे। तेल की ताकत को हथियार बनाकर उन्होंने दुनिया की बड़ी ताकतों तक को झुकने पर मजबूर कर दिया था। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने अपनी आत्मकथा ईयर्स ऑफ रिन्यूअल में लिखा था कि शाह फैसल एक बेहद समझदार नेता थे जिन्होंने पुराने तौर तरीकों का सहारा लेकर भी अपने देश को मुश्किल हालात से निकाल लिया। किसिंजर ने लिखा कि वो उनका बहुत सम्मान करते थे और उनसे उन्हें खास लगाव था। ये भी दिलचस्प है कि उनकी हत्या से सिर्फ एक हफ्ते पहले किसिंजर रियाद में उनके महल में उनके साथ बैठकर पुदीने वाली चाय पी रहे थे। जब 69 साल की उम्र में शाह फैसल की हत्या हुई तब वो सिर्फ सऊदी अरब के सबसे ताकतवर और अमीर लोगों में से नहीं थे, बल्कि दुनिया के आखिरी पूर्ण शासकों में गिने जाते थे। अरब दुनिया में वो अपने पुराने रिवाजों को मानने वालों की सबसे मजबूत आवाज थे। जेम्स एडमंड्स अपनी किताब किंग फैसल अ लाइफ में लिखते हैं कि इतनी दौलत और ताकत होने के बावजूद फैसल बहुत सादा जीवन जीते थे। वो कुरान के बताए रास्ते पर चलते थे और एक सच्चे अरब कबायली की तरह जिंदगी बिताते थे। वो ना सिगरेट पीते थे, ना शराब, दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे और हमेशा अपनी जनता के बारे में सोचते थे। उन्होंने ये परंपरा भी जारी रखी कि हर हफ्ते आम लोगों से मिलते रहे। उनकी शख्सियत में एक अजीब सा बैलेंस था, एक तरफ नरमी, दूसरी तरफ सख्ती। जेरल्ड डी गौरी अपनी किताब फैसल किंग ऑफ सऊदी अरबिया में बताते हैं कि एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आप अपने साथ काम करने वालों की तारीफ क्यों नहीं करते। इस पर फैसल ने साफ कहा, ये उनका फर्ज है। वो हमेशा चाहते थे कि बाहरी असर उनके देश की पहचान और मूल्यों को खराब ना कर सके। सऊद परिवार करीब 150 साल से ज्यादा समय से शासन कर रहा था, लेकिन 1891 में उन्हें सत्ता से हटा दिया गया था। बाद में उनके पिता इब्न सऊद ने फिर से ताकत हासिल करने की कोशिश शुरू की। इब्न सऊद के कई बेटे थे, लेकिन फैसल उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थे क्योंकि उनमें जुझारूपन था और आदेशों को पूरा करने का जज्बा था।
उन्होंने एक बार कहा भी था, काश मेरे पास फैसल जैसे 3 बेटे और होते। फैसल को छोटी उम्र से ही जिम्मेदारियां मिलने लगी। 24 साल की उम्र में उन्हें विदेश मंत्री बना दिया गया। उन्होंने औपचारिक शिक्षा तो ज्यादा नहीं ली, लेकिन कुरान उन्हें पूरा याद था और हथियार चलाने में भी माहिर थे। जेफरी रॉबिन्सन लिखते हैं कि वो बहुत शरीफ और शांत स्वभाव के इंसान थे। अगर उन्हें बहुत पसंद नहीं आता था तो वो गुस्सा करने के बजाय चुपचाप मुंह फेर लेते थे। 1953 में इब्न सऊद के निधन के बाद उनके बड़े बेटे सऊद राजा बने और फैसल को क्राउन प्रिंस बनाया गया, लेकिन सऊद की फिजूल खर्ची के कारण देश कर्ज में डूब गया। आखिरकार 1964 में फैसल को सत्ता संभालनी पड़ी। उन्होंने देश की आर्थिक हालत सुधारी, कर्ज चुकाया और तेल से मिलने वाले पैसे को जनता की भलाई में लगाया। लोगों को मुफ्त इलाज और शिक्षा मिलने लगी। उन्होंने गुलामी खत्म की, लड़कियों के स्कूल खोले और देश में टीवी शुरू कराया। हालांकि उन्होंने शासन इस्लामी कानून के तहत ही चलाया और सख्त सजाएं भी जारी रखी। अरब दुनिया में उनका कद बहुत बड़ा था। जमाल अब्देल नासिर जैसे नेताओं से उनकी टक्कर भी रही, खासकर यमन के मुद्दे पर। 1967 के युद्ध के बाद उन्होंने दूसरे अरब देशों की मदद की। बाद में उन्होंने यासिर अराफात और फिलिस्तीनी आंदोलन का भी समर्थन किया। 1973 के युद्ध के बाद उन्होंने अमेरिका को तेल भेजना बंद कर दिया और तेल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। ये काम दुनिया भर में बहुत असरदार साबित हुआ। 1974 में टाइम मैगजीन ने उन्हें मैन ऑफ द ईयर चुना। यूं की जिंदगी बहुत सादा थी, खाना भी साधारण, काम का समय लंबा और निजी जिंदगी लगभग ना के बराबर। 25 मार्च 1975 को रियाद में एक मुलाकात के दौरान उनके ही भतीजे फैसल बिन मुसैद ने उन पर गोली चला दी। कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। बाद में जांच में सामने आया कि हत्यारा मानसिक रूप से परेशान था और उसके निजी कारण भी थे, जिनमें परिवार से नाराजगी और पुराने विवाद शामिल थे। उसे कुछ ही महीनों बाद सरेआम मौत की सजा दी गई। आज शाह फैसल को ऐसे वक्त में याद किया जा रहा है जब मुस्लिम देश बिखरे हुए नजर आते हैं और इजराइल व अमेरिका के सामने कई देश कमजोर पड़ते दिखते हैं। लेकिन फैसल वो नेता थे जिन्होंने अपने दौर में दुश्मनों को लोहे के चने चबवा दिए थे और पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। वहीं लेबनान के हवाले से एक अहम खबर जो सोशल मीडिया पर सुर्खी बनी हुई है, बताएंगे आपको इस बुलेटिन की 5वीं खबर में। लेबनान पर इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक की आलोचना के बीच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पूर्व एडल्ट स्टार मिया खलीफा ने अपने मूल देश लेबनान में हुए इन हमलों पर इमोशनल वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में मिया खलीफा काफी भावुक और रोती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने हमलों को नरसंहार बताते हुए कहा कि इजराइल दशकों से हमले कर रहा है, लेकिन अब हम अपनी आंखों से नरसंहार होते देख रहे हैं। पिछले 3-4 वर्षों में हालात भयावह हो गए हैं। मिया खलीफा ने कहा कि महज 10 मिनट के अंदर 160 एयर स्ट्राइक की गई। सीज फायर के बीच रिहायशी इमारतों, स्कूलों, अस्पतालों और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। यहाँ तक कि कब्रिस्तान और अंतिम संस्कार की जगहों को भी नहीं बख्शा गया। ये सब देखना भयानक है। अमेरिका में रहने वाली मिया खलीफा ने कहा कि उनके लिए ये स्वीकार करना बेहद मुश्किल है कि उनके द्वारा दिए गए टैक्स के पैसों का इस्तेमाल उनकी अपनी ही मातृभूमि को तबाह करने के लिए किया जा रहा है। मिया ने कहा कि उनके पास हालात को बयां करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि इस मुद्दे पर खुलकर बात करना और अपनी आवाज उठाना बेहद जरूरी है। मिया खलीफा ने कहा कि वो उन लोगों की बातों और आवाजों को अक्सर शेयर करती हैं जो उनके देश के दर्द को भावनात्मक तरीके से सामने रखते हैं। अपने आंसू रोकते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये सिलसिला कब थमेगा। इंस्टाग्राम पर पोस्ट वीडियो में मिया खलीफा ने कैप्शन में लिखा कि ये हमले आतंकवाद से कम नहीं है, जिसे उन 2 देशों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है जो युद्ध अपराध करने में बराबर के दोषी हैं। उन्होंने अमेरिका और इजराइल को आतंकवादी फांसीवादी देश बताया और कहा कि एक दिन हेग में इनका फैसला होगा। बता दें कि मिया खलीफा मूल रूप से लेबनान की रहने वाली हैं। उनका जन्म बेरूत में हुआ था। उसके बाद वो अमेरिका आकर बस गई। बुधवार को अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर पर सहमति बनने की कुछ ही देर बाद इजराइल ने लेबनान पर जबरदस्त बमबारी की थी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में 203 लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल इन हमलों को जायज बता रहा है और कह रहा है कि ईरान से सीज फायर में लेबनान में हमले रोकने की बात शामिल नहीं थी। वहीं कई यूरोपीय देशों ने इजराइल के हमलों की खुलकर निंदा की है और सीज फायर के तहत लेबनान में भी हमले रोकने की मांग की है। वहीं उनका ये वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, लेबनान के शहरों पर इजरायली हमले से भावुक होकर रोने लगी मिया खलीफा। उन्होंने कहा कि उनके कमाए हुए डॉलर के टैक्स के पैसे से उनके ही मूल देश लेबनान पर बम और मिसाइल गिराए जा रहे हैं। बॉलीवुड कलाकारों में तो इतना साहस भी नहीं है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कुछ लिखने का, जो भी हो रहा है इंसानियत का कत्ल हो रहा है। अब बात करते हैं कैसी किंग के बारे में जिसकी आजकल खूब चर्चाएं हैं। कौन है वो, क्यों है इतनी चर्चाएं, जानेंगे इस बुलेटिन की 6ठी खबर में।
कंट्रोवर्सीज तो आजकल काफी चलती है, लेकिन एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसने सोशल मीडिया पर एक हलचल सी मचा दी है, वो आपको हैरान कर देगी। आखिर क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस बुलेटिन की छठी खबर में। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना ने अपने नए यूट्यूब स्पेशल समय रैना स्टिल अलाइव के साथ वापसी की है। पिछले साल इंडियाज गॉट टैलेंट शो को लेकर हुए भारी विवाद के बाद ये उनका पहला बड़ा वीडियो है। मंगलवार को रिलीज हुए इस 1 घंटे 21 मिनट के स्पेशल में समय ने उन सभी सेलेब्स को जवाब दिया है जिन्होंने मुश्किल वक्त में उनकी आलोचना की थी। साथ ही उन्होंने अपने फैंस को बताया कि वे जल्द ही इंडियाज गॉट टैलेंट का सीजन 2 लेकर आ रहे हैं। समय ने लेटेंट विवाद को क्रॉस फायर बताया है, जिसमें कश्मीरी होने के नाते वे बीच में फंस गए। विवाद के दौरान मुकेश खन्ना और सिंगर बी प्राक ने समय की काफी आलोचना की थी। इस पर पलटवार करते हुए समय ने कहा, शक्तिमान कह रहे थे कि ऐसे कंटेंट का बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। भाई, जब शक्तिमान आता था तब हर दूसरे महीने खबर आती थी कि किसी बच्चे ने शक्तिमान समझकर छत से छलांग लगा दी। आपने तो बच्चे मारे हैं, आप क्या बोल रहे हो। वहीं बी प्राक के लिए उन्होंने कहा कि उन्हें किसी ने पॉडकास्ट पर बुलाया भी नहीं था, फिर भी वे बीच में कूद पड़े। समय ने कॉमेडियन सुनील पाल पर भी तंज कसा। उन्होंने बताया कि सुनील पाल उन्हें टीवी पर कपिल शर्मा से सीखने की सलाह दे रहे थे, जबकि असलियत में कपिल समय के अगले एपिसोड में आने वाले थे। समय ने दावा किया कि कपिल उन्हें मैसेज करके शो की तारीफ करते थे और खुद को उनका बड़ा फैन बताते थे। समय ने कहा कि एक साफ सुथरा किरदार निभाना उनके लिए बनावटी है और वे अपनी डार्क कॉमेडी के अंदाज को नहीं छोड़ेंगे। समय रैना ने अपने स्पेशल में उस एफआईआर पर खुलकर बात की जो यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया के कमेंट के कारण हुई थी। समय ने बताया कि उस विवादित एपिसोड में रणवीर ने एक कंटेस्टेंट के माता पिता को लेकर अभद्र सवाल 1 बार नहीं बल्कि 8 बार पूछा था। समय ने मजाक में कहा, मैंने एडिट के दौरान उन 8 में से 7 सवाल हटा दिए थे। मैंने तो अपनी तरफ से 99% कीटाणु मार दिए थे, पर 1% रह गए और विवाद हो गया। उन्होंने रणवीर की क्लीन इमेज पर तंज कसते हुए उन्हें द मंक हु सोल्ड माई फेरारी कहा। वीडियो के आखिरी हिस्से में समय ने अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या इंडियाज गॉट टैलेंट खत्म हो गया है। समय ने कहा, सीजन 1 इससे बेहतर हाई पॉइंट पर खत्म नहीं हो सकता था, लेकिन मैं सीजन 2 जरूर लाऊंगा क्योंकि मुझे वो काम करने में मजा आता है। जब तक मैं दुनिया में हूँ बस मजे करना चाहता हूँ। उन्होंने वादा किया कि अगला सीजन और भी वाइल्ड होगा। आपको बता दें कि साल 2025 में समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट अपनी डार्क कॉमेडी और अश्लील चुटकुलों के कारण विवाद में घिर गया था। शो में गेस्ट बनकर आए रणवीर अलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट के परिवार पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई। भारी दबाव और कानूनी कार्रवाई के चलते वो एपिसोड डिलीट करना पड़ा था और माफी भी मांगनी पड़ी थी। वहीं अब मुकेश खन्ना ने समय रैना पर पलटवार किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए मुकेश खन्ना ने हिंदी में एक तीखा नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने समय रैना की कॉमेडी स्टाइल की आलोचना की और उन पर अपने मशहूर सुपर हीरो शक्तिमान का अपमान करने का आरोप लगाया। उनकी पोस्ट में लिखा था, कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है, उसे लाख शीशियों में रखो, बाहर निकालो फिर टेढ़ी की टेढ़ी। समय रैना की भी एक दुम है, कितना भी मारो सीधा करो वो वापस टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि वो सीधा साधा प्राणी नहीं है, वो रोस्टेड प्राणी है, गंदगी की आग में जलाया हुआ पकाया हुआ। उन्होंने आगे कहा, पूरे देश ने लताड़ा मारा, फिर आ गया बेशर्मों की तरह और मार खाने। अब एक ही चीज बाकी है, उसका मुंह काला कर गधे पर बिठाकर देश भर के शहरों में गलियों में उसकी परेड करनी चाहिए, जहां बच्चे उसको अंडे में टमाटर मारे, क्योंकि उसने उनके सुपर हीरो शक्तिमान का अपमान किया है। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, मुकेश खन्ना और शक्तिमान समय रैना कुत्ते की पूंछ की तरह है। वो कुत्ते जैसा बर्ताव कर रहा है, बल्कि वो खुद ही कुत्ता है। जब कोई इंसान अपनी गलती पर पछतावा नहीं करता और बार बार वही गलती दोहराता है तो उसे कुत्ते की पूंछ कहा जाता है। लगता है शक्तिमान इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जैकी यादव एक्स पर लिखते हैं, इतने दिन के बाद जब समय रैना का शो फिर से पटरी पर लौटा तो पहले ही दिन भारी कंट्रोवर्सी हुई। उन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर मुकेश खन्ना तक सबको लपेटा। अब मुकेश खन्ना का जवाब आया है। उन्होंने कहा कि कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी ही रहती है, ठीक ऐसे ही समय रैना की दुम है जो कभी सीधी नहीं होगी। अब बस एक चीज बाकी है कि उसका मुंह काला करके गधे पर बिठा के देश में घुमाना चाहिए। एक और एक्स यूजर ने लिखा, समय रैना अश्लील है लेकिन मुकेश खन्ना भी उसी कुत्ते की पूंछ जैसे है। महाभारत में उस एक किरदार के अलावा और बीजेपी ज्वाइन करने के अलावा उन्होंने कुछ खास नहीं किया। करीब 20 साल पहले मेरा बेटा शक्तिमान देखने के बजाय पोपाए देखना पसंद करता था। नफरती चिंटू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और वो कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे साफ तौर पर लग रहा है कि उनके दिलों में मुसलमानों के लिए कितना जहर है। ऐसा ही एक मामला आपको बताएंगे इस बुलेटिन की 7वीं बड़ी खबर में। देश में नफरत इस कदर हावी हो गई है कि कुछ संगठन से जुड़े लोग मुसलमानों को फूटी कोड़ी नजर से देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। हिंदू संगठन के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली में भी इसका असर देखने को मिल रहा है।
दिल्ली के त्रिनगर में हिंदू संगठन से जुड़े लोग मुसलमानों को वहां से भगाने के मकसद से सुअर पाल रहे हैं। उनका दावा है कि मुसलमान सुअरों से नफरत करते हैं और सुअर को हराम मानते हैं, इसलिए हम सभी लोग सुअर पाल रहे हैं। सभी लोग अपने घर के बाहर पिंजरे में बंद सुअर रख रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भीड़ ने चुपके से एक मुस्लिम परिवार के घर के अंदर पिंजरे में बंद एक सुअर रख दिया। इसके बाद जब उन्हें पता चला कि मीडिया के लोग आने वाले हैं, तो कुछ युवकों के एक समूह ने उस सुअर को वापस हिंदू परिवार के घर में पहुंचा दिया। ये पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। स्थानीय मुसलमानों का आरोप है कि हिंदू संगठनों द्वारा अपनाए जा रहे डराने धमकाने के हथकंडे अब और बढ़ गए हैं और वे मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के साथ साथ लोगों को भड़का भी रहे हैं। त्रिनगर में सुअरों को देवताओं के रूप में दर्शाया जा रहा है और बड़े घरों और प्रमुख चौराहों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो ने काफी बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इसी वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, दिल्ली के त्रिनगर से एक घटना सामने आई है जहां ये आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम परिवारों को वहां से भगाने की कोशिश में उनके घरों के सामने सुअरों के पिंजरे रख दिए गए थे। दावों के अनुसार जब मीडिया कर्मी वहां पहुंचे तो उन पिंजरों को मुस्लिम घरों के सामने से हटाकर दूसरे घरों के पास रख दिया गया। ऐसा कथित तौर पर इसलिए किया गया ताकि एक अलग ही कहानी पेश की जा सके और शुरुआती हरकत से इनकार किया जा सके। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं तो इनसे लक्षित उत्पीड़न और सांप्रदायिक तनाव को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होती है। अधिकारियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे इस मामले की गहन जांच करें और जवाबदेही सुनिश्चित करें। इसी वीडियो को जनता शेयर कर सवाल उठा रही है, आरोप लगा रही है। वसीम अकरम त्यागी ने लिखा, दिल्ली का एक इलाका है त्रिनगर में दूसरों को चिढ़ाने के लिए सुअर पाल रहे हैं। सुअर के पालने के पीछे जो वजह बताई जा रही है उसमें एक ही बात बार बार कही जा रही है कि चूंकि ये उनके लिए हराम है इसलिए पाल रहे हैं। एक अधेड़ उम्र का शख्स अपने मुस्लिम पड़ोसी के घर की ओर इशारा करके कहता है कि उसे इन सुअरों से तकलीफ है। इसके अलावा कई वीडियो में दूसरों के लिए घोर आपत्तिजनक एवं अशोभनीय बातें कही गई है। अजीत भारती ने वसीम त्यागी के इस पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा, हर क्षेत्र में यही मॉडल रेप्लिकेट होना चाहिए। सुअर हमारे पूज्य है, वराह अवतार को पाले। केवल हिंदुओं से घृणा करने वालों को ही हमारे भगवान को पशु रूप में रखने पर समस्या होगी, जय वराह। फिर इस पर दारा फारूकी ने जवाब देते हुए लिखा, लेकिन सवाल ये है कि सुअर कहाँ पाले और कौन पाले? क्या पंडित सुअर पालेंगे, अपने घरों में पालेंगे या घर के बाहर पालेंगे? क्या गौशालाओं की तरह अब सुअरशालाएं भी खोली जाएंगी? आगे वाले सवाल थोड़े कठोर है, इसीलिए नहीं पूछूंगा वरना जेल वेल हो जाएगी। बाकी फरहान याहिया ने ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए दूसरा पक्ष भी रखने की कोशिश की। आप उनकी वीडियो के कुछ हिस्से जरूर सुनिए। और पिछले कई रोज से ये सिलसिला लगातार जारी है और इसमें जंगल में आग में या कहूं कि घी का जो काम किया वो किसी और ने नहीं बल्कि उत्तम नगर की जो वारदात हुई थी, वहां का जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद उसके इस पड़ोसी इलाके त्रिनगर में जहां आया हुआ हूं, यहां के लोगों को परेशान करने के लिए कुछ चंद गुंडों ने, मुट्ठी भर कुछ लोगों ने ठेका ले लिया है। वो तरह तरह से यहाँ के जो रहने वाले मुस्लिम घर हैं उनसे कभी किसी बात के ऊपर बिगड़ना, कभी किसी बात पे झगड़ा करना। और हद ये हो गई कि 4-5 सुअर जो लाके बांधे, उनमें से कुछ सुअर मर गए। किस तरह से मरे, क्या हुआ, उनका इल्जाम भी मुसलमानों के ऊपर डाल दिया। अब जो इसके अंदर विडंबना है, जो आयरॉनिकली एक बात है जो बताना चाहता हूं, वो ये है कि कुछ चंद पत्तलकार वहां पर बुलाए जा रहे हैं जो सिर्फ एक पक्ष दिखा रहे हैं। उनको नहीं पता कि वो उनकी रिपोर्टिंग से दूसरे समाज पर और लोगों पर क्या असर पड़ सकता है या क्या असर हो रहा है। क्या मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है? अगर आप कहेंगे नहीं तो फिर ये मामला जानने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोगों का ऐसा क्यों कहना है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। जानिए क्या है मामला इस रिपोर्ट की 8वीं खबर में। काशी में गंगा नदी के बीच नाविकों ने नाव पर बियर पार्टी की। रविवार को इस पार्टी में नाविकों ने बियर पार्टी के बाद डीजे पर डांस किया। इसके बाद खुद ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इसके बाद वीडियो तेजी से शेयर किया जाने लगा। जानकारी के मुताबिक रविवार को अष्टमी थी। इस दिन हर साल सभी नाविक बधावा लेकर अदलपुरा धाम के शीतला माता मंदिर जा रहे थे। वीडियो में नाव को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। नाव पर बड़े बड़े डीजे रखे हैं जिन पर गाना बज रहा है और सभी लोग डांस कर रहे हैं। जबकि हाल ही में इससे पहले गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी करने का मामला सामने आया था, जिसमें 14 युवकों को गिरफ्तार किया गया था। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार की अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। और अब गंगा में शराब पीते डीजे पर नाचते वीडियो को जनता भी तेजी से वायरल कर तीखे सवाल पूछ रही है। चलिए बताते हैं जनता का क्या कहना है। पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने लिखा,
वाराणसी पुलिस पिछले दिनों अगर मुस्लिम युवकों का गंगा में खाना फेंकना गलत था और उन्हें अरेस्ट किया गया तो दारू पीना भी गलत है, इस पर भी एक्शन हो। मेरे हिसाब से तब उन्हें जेल भेजना बहुत गलत था। दोनों केस में चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा कि अब बनारस प्रशासन वही कानूनी कार्रवाई यहाँ भी करेगा जो मुस्लिम युवाओं पर किया था। प्रशांत कनौजिया ने लिखा, गंगा माँ को सम्मान मिल रहा है, ये कोई इफ्तार पार्टी नहीं थी। वारिस पठान ने लिखा, जांच करो, उन्हें गिरफ्तार करो। वो अपने एक और ट्वीट में गुस्से का इजहार करते हुए लिखते हैं, ये सब करने की इजाजत है, इससे किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचती। लेकिन अगर कोई रोजेदार रोजा खोले नाव पर तो झूठा इल्जाम लगाकर जेल भेज दिए जाते हैं। इनको कब जेल भेजा जाएगा? वहीं असुद्दीन ओवैसी ने वीडियो को शेयर कर लिखा। ओवैसी ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि क्या शराब का ये सेवन जायज है? क्या इससे किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती? क्या इससे सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ता? क्या इससे सार्वजनिक उपद्रव नहीं होता? क्या इससे जल अधिनियम का उल्लंघन नहीं होता? और क्या सत्ताधारी दल इसकी शिकायत भी नहीं करेगा? 14 मुस्लिम लड़के अब भी जेल में बंद हैं। वहीं इस मामले को लेकर एसीपी अतुल अंजन ने कहा, एक वीडियो संज्ञान में आया है, उसमें दिख रहे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जांच करके कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ हलचल और हंगामे तो आए दिन होते ही रहते हैं और सियासी हंगामों की भी कमी नहीं है। ऐसा ही एक मामला आपको बताएंगे इस बुलेटिन की 9वीं खबर में। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मामला तेजी से गरमाया हुआ है। इसकी वजह बने हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, जिन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पवन खेड़ा ने कहा, एक मौजूदा मुख्यमंत्री की पत्नी आज भारतीय नागरिक नहीं है, ये देश विरोधी काम है, कोई 3 पासपोर्ट कैसे रख सकता है? हेमंत देश छोड़कर भागने की योजना बना रहे हैं। सीईसी ज्ञानेश गुप्ता को उनका चुनाव रद्द कर देना चाहिए। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भुया शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? इज शी अ citizen of India also? Because we have shown you 3 passports. One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। ये सामने हैं। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है। ये तो नहीं बताएंगे क्योंकि आगे हम कुछ और बताएंगे आपको जो इन्होंने नहीं बताया। क्या अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, और सुनते तो हैं, पूरा देश ये जानता भी है कि हेमंता बिस्वा शर्मा अमित शाह के दत्तक पुत्र हैं। ही इज लाइक एन अडॉप्टेड सन ऑफ अमित शाह। जय शाह से जितनी वो मोहब्बत करते हैं उसने थोड़ी सी कम हेमंता बिस्वा शर्मा से करते हैं। और क्या देश के गृह मंत्री को ये जानकारी थी कि उनके दत्तक पुत्र की पत्नी यानी कि उनकी दत्तक बहू 3 पासपोर्ट्स रखती है? इजिप्ट, आबू धाबी, एंटीगुआ बरबुदा। गृह मंत्री जवाब दें कि क्या वो इस पे एसआईटी बिठाएंगे? क्या जांच करवाएंगे? और हमारे सवाल का जवाब देंगे कि इज शी एन इंडियन नेशनल? इफ शी इज, फाइन. इफ शी इज नॉट, हाउ डेयर हेमंता बिस्वा शर्मा क्वेश्चंस द नेशनलिज्म एंड द नेशनैलिटी ऑफ अदर्स? इन आरोपों के सामने आते ही मामला सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और लोगों के बीच इस पर जमकर बहस शुरू हो गई। सचिन गुप्ता नाम के एक्स यूजर ने लिखा, चेहरा एक, 3 नाम 3 पासपोर्ट। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। हेमंत को गृह मंत्री अमित शाह का दत्तक पुत्र भी बताया है।
राहुल गांधी ने भी एक्स पर लिखा, हेमंत शर्मा देश के सबसे भ्रष्ट और सबसे सांप्रदायिक मुख्यमंत्री हैं। हेमंत शर्मा ने असम की जनता को धोखा दिया है और गुमराह किया है। इसका सबूत जनता के सामने है। असम की जनता उनके भ्रष्टाचार को कभी माफ नहीं करेगी, सजा तय है। प्रशांत भूषण एक्स पर सवाल करते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भोया शर्मा तीन मुस्लिम देशों के पासपोर्ट और नागरिकता रखती है। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर सभी आरोपों को झूठा गढ़ा हुआ, राजनीतिक और लोगों को गुमराह करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और पवन खेड़ा को अपने बयान का नतीजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने लिखा, आज पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की घबराहट और हताशा दिखाती है। असम में जबरदस्त जीत की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये बेबुनियाद आरोप उनकी गिरती स्थिति को दिखाते हैं। मैं उनके हर आरोप को पूरी तरह खारिज करता हूं। उन्होंने आगे कहा, मैं और मेरी पत्नी अगले 48 घंटे में पवन खेड़ा के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल केस करेंगे। उन्हें उनके गैर जिम्मेदार और मानहानि वाले बयानों के लिए जवाब देना होगा। मुझे अदालत पर पूरा भरोसा है। सच सामने आने के बाद उन्हें सजा मिलेगी और कानून अपना काम करेगा। सीएम ने ये भी कहा कि एनडीए को आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिलेगी। उन्होंने कहा, असम के लोग ऐसे प्रोपेगेंडा में नहीं आएंगे। हम 100 से ज्यादा सीट जीतने के लिए पूरी तरह तैयार और आत्मविश्वासी हैं। एक अलग पोस्ट में सीएम ने उन दस्तावेजों में कई गड़बड़ियां बताई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए थे, जैसे सरनेम की स्पेलिंग गलत, फोटो सामान्य बायोमेट्रिक फोटो जैसी नहीं है, यूएई आईडी में जन्म साल के हिसाब से नंबर मैच नहीं कर रहा, नेशनैलिटी अलग अलग दिख रही है, एंटीगुआ बारबोडा पासपोर्ट में एक्सपायरी डेट में गड़बड़ी, मिस्र के पासपोर्ट में नंबर और स्पेलिंग में गलती, क्यूआर कोड काम नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि ये सब साफ दिखाता है कि दस्तावेज फर्जी या एडिट किए गए हैं। सच सामने आएगा और जो गलत जानकारी फैला रहे हैं उन्हें सजा मिलेगी। वहीं जर्नलिस्ट वर्षा एक्स पर लिखती हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के पवन खेड़ा को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है, लेकिन वो ये साफ क्यों नहीं करते कि उनकी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं, जिनमें से 2 इस्लामिक देशों के हैं। उन्हें ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने अपने हलफनामे में अपनी पत्नी की यूएई और अमेरिका की संपत्तियों का जिक्र क्यों नहीं किया और उनकी पत्नी को अमेरिका में कंपनी शुरू करने के लिए इतना पैसा कहाँ से मिला। वहीं अभिनव नाम के एक्स यूजर लिखते हैं कि आपकी पत्नी के पास ड्यूल पासपोर्ट है और दुबई में सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां हैं, जिन्हें आपने अपने चुनावी हलफनामे में घोषित नहीं किया है। हाँ या नहीं में जवाब दे, जवाब का इंतजार है। वहीं रिंकी भोया शर्मा ने भी इन दस्तावेजों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये एआई और फोटोशॉप से बनाए गए लगते हैं। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लिखा, आपकी मेहनत में ही नहीं, एआई और फोटोशॉप में भी कमी रह गई। एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता से उम्मीद थी कि वो जांच करके बात करेंगे, ना कि ऐसे फर्जी दस्तावेज फैलाएंगे। अब कानून अपना काम करेगा, हम कोर्ट में मिलेंगे। इसके बाद असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने भी सीएम पर हमला बोला और उनकी संपत्तियों की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सीएम को जवाब देना होगा और अपने कथित अपराध की कीमत चुकानी होगी। ये पूरा विवाद ऐसे समय पर सामने आया है जब असम में 9 अप्रैल को एक ही चरण में 126 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर शमसेज की पोस्ट पर एक्स पर शेयर करते हैं, जिसमें वो लिखती हैं, जो यूएई का दस्तावेज वायरल हो रहा है वो पासपोर्ट नहीं बल्कि एमिरेट्स आईडी है। सार्वजनिक तौर पर ज्ञात दस्तावेज संरचना के आधार पर इसमें गंभीर प्रामाणिकता संबंधी सवाल उठते हैं। 784 के बाद आने वाले 4 अंक आमतौर पर धारक के जन्म वर्ष को दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ मेल नहीं खा रहा है। MRZ में दी गई समाप्ति तिथि मानक YYMMDD फॉर्मेट का पालन नहीं करती। MRZ में दिया गया राष्ट्रीयता कोड कार्ड के सामने दिए गए कोड से मेल नहीं खाता। जहां बात सियासत की हो रही है तो आपको एक ऐसी वीडियो के बारे में बताते हैं जिसने असदुद्दीन ओवैसी के साथ बहुत से लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया है। यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी ने उस नेता की पार्टी से अपना ताल्लुक भी खत्म कर दिया है, जिसकी वीडियो वायरल है। अब आपको ज्यादा सस्पेंस में ना रखते हुए उस वायरल वीडियो के बारे में बताते हैं इस बुलेटिन की 10वीं खबर में। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले आम जनता यूनियन पार्टी के चेयरमैन हुमायूं कबीर के वायरल वीडियो से विवाद खड़ा हो गया है। इसमें वे बीजेपी नेताओं के साथ 1000 करोड़ की डील पर चर्चा कर रहे हैं। 19 मिनट के वीडियो में हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि वे ममता बनर्जी को किसी भी कीमत पर सत्ता से हटाना चाहते हैं। अगर उनकी 60-70 सीटें आ गई तो वे डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं। टीएमसी के कुणाल घोष ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वीडियो का जिक्र कर कहा कि हुमायूं शुवेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के करीबी हैं। घोष ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय चुप क्यों है, उसे इस मामले की जांच करनी चाहिए। बीजेपी ने हुमायूं के जरिए मतुआ हिंदुओं और मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए बी टीम और सी टीम बनाई है। बंगाल चुनाव में हुमायूं की पार्टी विधानसभा की 294 सीटों में से 118 पर चुनाव लड़ रही है।
उनका गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM-IM के साथ है। राज्य में 23 और 29 अप्रैल को 2 फेज में वोटिंग होगी। नतीजे 4 मई को आएंगे। आपको बता दें कि वीडियो में हुमायूं कबीर दावा करते हैं कि उनकी बातचीत बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी से हुई है। उन्हें दिल्ली ले जाकर केंद्रीय नेतृत्व से मिलाने की बात कही गई थी। हुमायूं प्रधानमंत्री कार्यालय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से संपर्क का भी जिक्र करते हैं। वे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ बातचीत का संकेत भी देते हैं। वीडियो में हुमायूं कबीर बीजेपी के साथ 1000 करोड़ रुपए की डील का जिक्र करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कुछ सीनियर नेताओं के साथ बातचीत के दावे भी सामने आए हैं। वायरल वीडियो में ये भी दावा किया गया है कि अगर वो इस रणनीति में सफल होते हैं तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि हुमायूं ने 6 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। इसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी थी। बंगाल के अलग अलग जिलों से आए लोगों में कोई अपने सिर, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली तो कोई रिक्शा या वैन से ईंट लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा था। अब इस पूरी खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। सुरेंद्र राजपूत ने एक्स पर लिखा, टीएमसी का आरोप है कि मुस्लिम वोटों को बांटने के लिए हुमायूं कबीर से बीजेपी की डीलिंग हुई। आरोप है कि 1000 करोड़ की इस डीलिंग में हिमंत बिस्वा शर्मा, मोहन यादव, शुभेंदु अधिकारी और पीएमओ के लोग शामिल हैं। ओवैसी की पार्टी पर भी मांडवली का आरोप है। डीलिंग हो रही है कि नहीं, साबित तो करना बीजेपी को होगा। अब देखना है कि हिमंत ममता दीदी पर FIR करता है या नहीं। जमा नाम के एक्स यूजर ने लिखा, बीजेपी और RSS पर बाद में दोष मढ़ दिया जाएगा, लेकिन असली गद्दार वे आजीवन समुदाय के ठेकेदार हैं जिन्होंने हर बार मुसलमानों को बेच दिया है। कीर्ति आजाद ने एक्स पर लिखा, देखिए कैसे पीएमओ इंडिया और बीजेपी फॉर बंगाल ने हुमायूं कबीर के साथ 1000 करोड़ की डील कर टीएमसी के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। इस दौरान बाबरी मस्जिद की भावनाओं का इस्तेमाल करके बंगाल के मुसलमानों को ठगा गया। ये सब एक छुपे हुए गठबंधन का हिस्सा था जो दिखावे के पीछे छिपा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी भी इस गंभीर साजिश का हिस्सा बताए जा रहे हैं। हुमायूं कबीर ने दैनिक भास्कर को बताया, ये आरोप पूरी तरह फेक है। ये वीडियो AI से बनाया गया है। जिन लोगों ने इन्हें जारी किया है, मैं उनके खिलाफ कोर्ट जाऊंगा। अभी मैं चुनाव प्रचार में व्यस्त हूँ, समय मिलते ही केस करूंगा। हुमायूं कबीर ने कहा कि मैं CM हिमंत बिस्वा शर्मा, मोहन यादव से कभी नहीं मिला, ना ही बात हुई। आपको बता दें कि AIM-IM का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर बताया, हुमायूं कबीर के खुलासों ने ये दिखा दिया है कि बंगाल के मुसलमान कितने असुरक्षित हैं। AIM-IM किसी भी ऐसे बयान से खुद को नहीं जोड़ सकती जिसमें मुसलमानों की ईमानदारी पर सवाल उठाया जाए। आज की तारीख में AIM-IM ने कबीर की पार्टी के साथ अपना गठबंधन वापस ले लिया है। बंगाल के मुसलमान देश के सबसे गरीब, उपेक्षित और उत्पीड़ित समुदायों में से एक है। दशकों तक तथाकथित धर्मनिरपेक्ष शासन के बावजूद उनके लिए कुछ भी ठोस नहीं किया गया। AIM-IM की नीति किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने की यही रही है कि हाशिए पर खड़े समुदायों को एक स्वतंत्र राजनीतिक आवाज मिल सके। हम पश्चिम बंगाल के चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे और आगे किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।